चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देना। मेरा नाम रमेश है। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि मेरी शादी रचना से हुई है। रचना और मेरी शादी घर वालों की मर्जी से हुई है। रचना बहुत सुंदर है। शुरुआत में मुझे लगा था कि वो मुझसे शादी को हाँ नहीं कहेगी, लेकिन मैं जब उसे देखने गया तब उसके स्वभाव का पता चला। उसका परिवार बहुत अच्छा था। वे लोग बहुत सीधे साधे परिवार से थे। जिस दिन से रचना की शादी मेरे साथ आई, उस दिन से मेरी जिंदगी ही बदल गई थी। सभी लोग मुझे बहुत खुशकिस्मत कहते थे, क्योंकि जब से रचना मेरे घर पर आई, मेरे घर वालों बहुत ही अच्छा हो रहा था। अब मेरी शादी को करीब 3 महीने ही हुए थे। मेरा सपना था कि मैं बड़े शहर में एक बड़ा सा शोरूम बनवाऊं कपड़ों का। मैंने रचना को इसके बारे में बताया तो रचना भी मान गई थी, लेकिन उसने कहा, आप इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? इसमें तो बहुत खर्चा होता है। रचना को पता है कि मेरे लिए कितना बड़ा सपना है। मैंने दिन रात इसी में लगा रहता था। मैं बड़ी मुश्किल से मुझे एक जगह मिली थी, लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा थे। इसलिए मैंने अपने गांव की ज़मीन बेचने का फैसला किया। ज़मीन में मेरे पिता के दूसरे भाइयों का भी हिस्सा था। इसी काम के लिए मुझे कुछ दिनों तक गांव में ही रहना पड़ा था। पता नहीं इस काम में कितना समय लग जाए। मैंने रचना को चलने को कहा, क्योंकि पता नहीं कितना समय लग सकता है, लेकिन उसने कहा कि वो अपने मायके चली जाएगी। मैंने भी सोचा ठीक है। रचना अपने मायके चली गई। अपने मायके से मैं गांव चला गया। रचना से मेरी फ़ोन पर बातचीत होती रहती थी। ज़मीन के कागज़ और सारी बातों में समय लग रहा था। इस दौरान मेरी पत्नी से मेरी बात हो रही थी। जब एक दिन मैंने उसे फ़ोन किया तो वह कुछ बदली बदली सी लग रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ रचना? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? कुछ बदली बदली लग रही हो, क्या बात है? अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं तुम्हें पास वाले मेडिकल से दवा ले लो। वहाँ कुछ ज़्यादा नहीं बोली, लेकिन वह बोली, ना, मुझे आपको कोई बात बतानी है। तो मैंने कहा, बताओ रचना, क्या बात है? तुम मुझे क्या बताना चाहती हो? तो वह थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली कि मैं आपको यह भी बात अभी नहीं बताऊंगी। जब आप मुझे मिलोगे तब हम बैठकर बात करेंगे। मैंने भी कहा ठीक है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरी जिंदगी में इतनी बड़ी बात होने वाली है। अगले दिन दोपहर में जब से रचना का फ़ोन किया तो उसने मुझे फ़ोन नहीं उठाया। मैंने भी सोचा कुछ काम में होगी, इसीलिए मैंने उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं सारा दिन अपने काम में उलझा रहा। काम भी ज़रूरी था, क्योंकि वो काम ख़त्म करके ही मैं जल्दी से रचना के पास वापस जा सकता था। दिन भर के काम के बाद मैंने फिर शाम को रचना को फ़ोन किया, लेकिन इस बार उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। मैंने फिर सोचा कि शायद किसी काम से गई होगी और मोबाइल स्विच ऑफ हो गया होगा। मैंने रात को फ़ोन किया, क्योंकि दिन भर बात ना हो, लेकिन रात में हम ज़रूर बात किया करते थे, लेकिन रात में भी उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। अब मुझे थोड़ी फिक्र हुई, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वो उसके घर ही तो है। अगर कुछ बात होगी तो मुझे फ़ोन आ ही जाता। थोड़ा बहुत विचार करके मैं सो गया। मैंने सोचा कि उसके घर में किसी का फ़ोन करूं, लेकिन रात को उस समय फ़ोन करना मैंने उचित नहीं समझा, इसीलिए मैं सो गया। और सुबह उठते ही ख्याल आ रहा था कि मैं रचना से बात करूं। सुबह भी मैंने फ़ोन किया, लेकिन अभी भी वह फ़ोन उसका स्विच ऑफ ही आ रहा था। अब मैंने उसकी मम्मी को फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने भी मेरा फ़ोन नहीं उठाया। अब मुझे थोड़ी फिक्र होने लगी थी, क्योंकि किसी से भी मेरी बात नहीं हो रही थी। करीब 3 दिन तक ना रचना का फ़ोन आया, ना उसकी माँ का। अपने काम में लगा रहा था मैं। फिर एक शाम मेरी सास का फ़ोन आया। मैंने पूछा कि रचना कहाँ है? तो वे बोली, रचना अपनी चचेरी बहन की शादी में गई है। शायद वहाँ नेटवर्क नहीं होगा, इसीलिए बात नहीं हो पा रही है।
मैं भूल गया था। रचना ने मुझे बताया कि वो वहाँ जाने वाली थी। मेरी चिंता थोड़ी कम हो गई थी और वापस अपने काम में लग गया। रचना वहाँ 5 दिन रुकने वाली थी, इसीलिए मैंने सोचा कि शायद 5 दिनों तक मेरी रचना से कोई बात नहीं हो पाएगी। मेरा काम भी लगभग खत्म हो गया था। मेरे हाथ में 2 पैसे से 4 दिन आने ही वाले थे। जैसे ही मेरे हाथ में पैसे आए, मैं वहाँ से निकल गया। वहाँ से निकलने के बाद सीधा मैं अपनी पत्नी के घर ही गया उसे लेने के लिए। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, मुझे देखकर मेरी सास खुश होने की बजाय डरी हुई दिखाई दी। मैं थोड़ी देर वहाँ बैठा, उनसे पूछा कि रचना कहाँ है। वह बोली, वो अभी आई नहीं है। मैंने बोला कि आई नहीं है, अभी तक उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। मैंने कहा कि आप मुझे वहाँ किसी का नंबर दे दो, कितने दिन से रचना से बात नहीं हुई है। वो कुछ देर सोचती फिर बोली कि अभी मेरे पास नहीं है, आपको किसी से पूछ कर देती हूँ। करीब 8 दिन हो गए थे मुझे रचना से बात किए। मुझे रचना पर भी गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ क्यों किया। साथ में उसका फ़ोन काम नहीं कर रहा था, तो वो किसी और के फ़ोन से बात कर सकती थी, लेकिन उसने बात मुझसे नहीं की। मैंने सोचा कि जब वो आएगी तब उसे ज़रूर डांटूंगा। मेरी सास का फ़ोन भी नहीं आया। करीब 12 दिन हो गए। उनके घर मैं वापस गया, लेकिन वो अभी भी घर पर नहीं थी, ना ही मेरा फ़ोन उठा रही थी। अब मेरे मन में बहुत सारे विचार आने लगे थे कि आखिर बात क्या है जो रचना उसके घर वाले इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। मैंने उन्हें मैसेज किया कि अब मैं पुलिस के पास जाऊंगा। मेरी इस धमकी से शायद वो लोग डर गए और उनका फ़ोन आया। बोली, बेटा कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, तुम घर पर आ जाओ। अब मेरी चिंता बढ़ती जा रही थी। ऐसी क्या बात है जो मुझसे ये सब छिपा रहे हैं। मेरी पत्नी ने मुझसे 20 दिनों से बात नहीं की थी। मैं अगले दिन ही उनके घर गया तो मेरी सास का मुंह उतरा हुआ था। मैं गुस्से में था। मैंने जाते ही उन पे जोर से चिल्लाते हुए पूछा कि कहाँ है रचना। मेरी सासू माँ मुझसे बोली कि बेटा, अब मैं जो तुम्हें बताने वाली हूँ उसे तुम्हें विश्वास नहीं होगा, लेकिन यही सही है। वो बोली कि रचना किसी के साथ भाग गई है। मुझे मेरे कानों पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने क्या सुना? मैंने बोला, मैं आप कुछ भी बोलोगे तो मैं मान जाऊंगा। वो बोली, बेटा यही सच है। तुम्हारी शादी के पहले उसका एक प्रेम प्रसंग था। जब वो वहाँ गांव में अपनी बहन की शादी में गई तो वह उसे वहाँ मिल गया और वह मौका देखकर वहाँ से भाग गई। मैं जानती हूँ कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो, लेकिन अब यही सच है। तुम्हें उसे भूलना ही होगा। अब हम लोग पुलिस के पास नहीं गए इसलिए क्योंकि बदनामी होगी, इसलिए हम इस बात को तुमसे छिपा रहे थे। रचना मेरे साथ 3 महीने तक रही। जितना मैं उसे जानता था कि वो ऐसी नहीं कर सकती है, लेकिन उसकी माँ कह रही थी तो मैं कैसे ना मानता। मेरा मन अभी भी मानने को तैयार नहीं था। मेरी सास मेरे आगे रो रही थी, माफ़ी मांग रही थी। इतनी बड़ी बात मेरे घर वालों को पता चली तो उन्हें भी विश्वास नहीं हुआ। रचना का स्वभाव बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। रचना की माँ को देखकर और मेरे घरवाले चुप रह गए। हमने कुछ बड़ा कदम भी नहीं उठाया। मैं अपने साथ हुए इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैंने रचना को बहुत प्यार किया था और मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। रचना नाम से तो मुझे बहुत ज़्यादा नफरत हो गई थी। मेरी ज़िंदगी पर इसका बहुत बुरा असर हुआ। मैं
जो शोरूम की शुरुआत करने वाला था उसके लिए अब मेरे पास सब कुछ आ गया था, लेकिन फिर भी मुझे कुछ करने का मन नहीं हो रहा था। किसी के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ हो तो वह कैसे खुश रह सकता है। मेरे घर वाले मुझे संभाल रहे थे। मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की। मैं चाहता था कि वो एक बार मुझे मिल जाए तो मैं उससे पूछूं कि आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब उसे 7 महीने हो गए थे और मैं उसे भूलकर अपनी जिंदगी में वापस बिजी होने की कोशिश करने लगा था। मेरा उसके घर से यहाँ आना जाना हुआ। ऐसे ही मेरा ध्यान एक दिन उसके घर की खिड़की पर पड़ा तो मुझे दिखाई दिया कि खिड़की में रचना है। कि एक झलक मुझे दिखी और मैंने उसी समय उसके घर का दरवाज़ा बजाया। मेरी सास ने दरवाज़ा खोला। वो मुझे देखकर ही डर गई। दरवाज़ा खुलते ही मैं अंदर जाने लगा। मेरी सास ने मुझे रोका, लेकिन मैं नहीं माना। अंदर कमरे में गया तो रचना को देखकर मैं हैरान रह गया। रचना व्हीलचेयर पर बैठी थी। रचना ने मुझे देखा और उसकी आंखों से आंसू आ गए। मैंने पूछा, ये क्या हुआ है। रचना बस रो रही थी। मेरी सास बोली, बेटा, रचना जब शादी में गई थी तब उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसे ऐसी जगह चोट आई जिसके कारण वह अब नहीं चल सकती है। एक्सीडेंट के समय भी वह बेहोशी में कह रही थी कि तुम्हें ना बताए वो बड़े काम के लिए गए हैं। जब डॉक्टर ने बताया कि हो सकता है रचना अब ना चल सके और इलाज में बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, तब भी मैंने कहा कि दामाद जी को बता देते हैं। लेकिन रचना ने कहा कि मैं उनकी ज़िंदगी खराब नहीं कर सकती। उनका सपना है शोरूम खोलने का है। उनकी ज़िंदगी में जाऊंगी तो उन पर बोझ ही बनूंगी। इसीलिए रचना ने यह झूठ तुम्हें कहने को कहा ताकि तुम उसे भुलाकर और बड़ा भला बुरा कहो और उसे भूल जाओ और उससे नफरत करो। मेरी पत्नी मुझसे इतना प्यार करती थी। मैंने उससे कहा कि रचना, अगर मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाता तो तुम मुझे छोड़ देती क्या। रचना ने रोते हुए कहा कि आप ऐसा मत बोलो। रचना ने कहा कि जो बात मैं आपको बताने वाली थी कि आप में गर्भ में मेरे गर्भ में आपकी संतान है और मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं आपकी दोषी हूँ। एक्सीडेंट में हमारा बच्चा जो मेरे गर्भ में था वो भी नहीं बचा। अब आप मुझे भूल जाएं और दूसरी शादी कर लें। आप पर मैं बोझ बनकर नहीं रहना चाहती हूँ। रचना की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। कितने दिनों से उन्होंने इन्हें रोक कर रखा था। मैंने रचना के बीते कुछ महीनों में ना जाने क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन अब वो रचना को एक पल भी अपने से दूर रखना नहीं चाहता था। मैंने रचना की एक बात नहीं सुनी। मैं रचना को अपने साथ ले आया। अब कोशिश यही है कि वो फिर से चल सके। मैं अपना शोरूम बेच दिया और अच्छे से अच्छे अस्पताल में रचना को दिखाया। उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। बस अब मैं यही चाहता हूँ कि वो फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि कहानी कैसी लगी। थैंक यू।